स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, राइट। तो जैसा कि हमें पता है कि सोलर सिस्टम में ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे कि सन, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, इस तरह का बहुत सारा चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। ओके, तो अब हम ये देख रहे हैं कि सन के अराउंड में प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, राइट। और जो प्लैनेट के अराउंड एक सैटेलाइट मूव करते रहते हैं, ठीक है। और ये सब एक अपना कांस्टेंट जो स्पीड है उसको मेंटेन करते हुए अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट। तो और ये भी पता है कि सन के जो चारों ओर यानी सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं जो बॉडी, उसको कहा जाता है प्लैनेट। एंड प्लैनेट के अराउंड जो रिवॉल्व करता है, जो बॉडी मूव करता है, उसको हम लोग सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, राइट। ओके, तो अब चलिए इनके कॉज कुछ ढूंढते हैं कि ये क्या है और किस फोर्स की वजह से, क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ये अपने ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, राइट। ओके, ये स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं चलते, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो अर्थ है सन के अराउंड यानी चारों ओर ये मूव करता रहता है, राइट। तो ये कौन सी फैक्टर है जिसकी वजह से ये हमेशा अपने ऑर्बिट में मूव करता रहता है, राइट। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्टोरी है जिसने इसके बारे में थिंकिंग किया था, सोचा था कि वो साइंटिस्ट किसी मैंगो ट्री के नीचे वो थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, या यूँ समझिए कि बैठे हुए थे, राइट। तभी उनके ऊपर एक मैंगो गिरता है, ठीक है। तो तभी से उन्होंने सोचना शुरू किया इसके बारे में, ठीक है। मैंगो ट्री हो या एप्पल ट्री हो, जो भी है, तो उन्होंने उसी टाइम से इसके बारे में सोचना शुरू किया कि क्या ये जो अर्थ है एप्पल को या मैंगो को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या मून को भी अट्रैक्ट करता होगा, राइट। तो इस तरह से जब उन्होंने सोचना शुरू किया तो इसी के बारे में सोचते चले गए, राइट। तब इस एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ समझने और समझाने की उन्होंने कोशिश शुरू की। जैसा कि आप बुक में देख रहे होंगे, फिगर में दिया हुआ है कि एक रोप है, एक थ्रेड है, उस थ्रेड में अगर आप एक स्टोन टाई अप करके और उसको यूँ राउंड राउंड अगर मूव कराते हैं, घुमाते हैं, तो हमेशा जैसे ही पकड़ के आप घुमाते रहेंगे तो वो क्या होगा, घूमता रहेगा, राइट। ओके, जैसे ही वो थ्रेड कहीं से ब्रेक कर जाए तो फिर सर्कुलर पाथ पे जब तक अटैच में है तब तक घूमता रहता है, और जैसे ही वो रिलीज होता है तब वो क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, राइट। और स्ट्रेट लाइन में जाने का मीनिंग है कि वो सर्कुलर पाथ का टेंजेंट वो चला जाता है, टेंजेंट पे मूव करता हुआ चला जाता है। तब उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताया कि कोई तो फैक्टर है जो इस स्टोन को एक सेंटर की तरफ पकड़ करके होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन में जाने नहीं देता है,
राइट। मेसो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, राइट, जिसका जी सेंटर सीकिंग फोर्स, राइट, और उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स दिया उन्होंने, राइट। उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका मीनिंग होता है सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर सीकिंग एक तरह का, ठीक है। तो वो जो फैक्टर है वो हमेशा क्या करता है, जैसा कि हम लोग सर्कुलर पाथ इससे पहले पढ़े, सर्कुलर पाथ, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ मूव करता है तो कंटिन्यू अपना वो डायरेक्शन चेंज करता रहता है, एवरी टाइम वो क्या करता है, चेंज करता रहता है, राइट। तो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ये वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जिसको बोल रहे हैं कि वो चेंज होता रहता है, ठीक है, या उसको कौन सा चीज़ है जो उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तब उन्होंने कहा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाए या वो नहीं लगेगा, तब वो क्या होगा, वो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू हो जाता है, और वो जो स्ट्रेट लाइन में जाएगा वो टेंजेंट होगा उस सर्कुलर पाथ का। इट ओके। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से कोई बॉडी किसी अनदर बॉडी को अपनी सेंटर की ओर पुल करने की, खींचने की कोशिश करता है, राइट। हमने देखा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट ओके। और अगर जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता है तो तब वो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, ठीक है। अब देखिए कि अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या अगर अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर एप्पल ही ले लें, अगर उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल 100% सही है कि वो भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बट हम लोग उसको देख नहीं पाते। अब क्यों नहीं देख पाते, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि जैसा कि आपने एक्शन एंड रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन, ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है मोशन में। तो अब ये मोशन में जितना एक्शन देंगे उसी का अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा, राइट। तो अब अर्थ इतना बड़ा है और ये जो फोर्स एक्ट करता होगा उस बहुत ही स्मॉलर एप्पल के ऊपर। अब सोचिए कि अब ये इसका एक तो मास भी बहुत छोटा है, कितना एक्ट करता होगा, वो तो अर्थ बहुत बड़ा है और इतना बड़ा फोर्स एक्ट करता होगा, और इसके कंपैरिजन में एप्पल का फोर्स बहुत ही क्या निग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन लॉ यानी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टू। अब जैसे न्यूटन जो सेकेंड लॉ है कि एफ इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो अब जैसा कि देख रहे हैं कि अब जब ये फोर्स इतना बड़ा बॉडी है, अब वो किसी भी चीज़ पे एक्ट कर रहा है तो मास भी बड़ा, इसका मास इतना बहुत बड़ा है, राइट। तो इसका फोर्स भी बहुत बड़ा होगा। अब उसके हिसाब से एप्पल का देखें, मास छोटा है, राइट, मास छोटा है तो उसके हिसाब से अब फोर्स भी बहुत छोटा लगेगा, तो बहुत ही स्मॉलर होगा, ठीक है। तो स्मॉलर फोर्स की वजह से, निग्लिजिबल फोर्स की वजह से हम ये नहीं देख पाते हैं कि ये कितना अट्रैक्ट करता है, एजिट ओके। तो ये सारे और ये जो आर्गुमेंट हैं ये इन्होंने पूरे सोलर सिस्टम पे, पूरी प्लैनेट सैटेलाइट पर ये अप्लाई किया कि ये जो फोर्स है, जितने भी पूरे सोलर सिस्टम में बॉडी है, सभी एक दूसरे पे ये फोर्स अप्लाई करते हैं, और इस फोर्स का नाम उन्होंने दिया ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, इज इट ओके। तो आज
इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट्स ओके, थैंक यू।